रिजीम चेंज में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की गई हैं। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। इज़राइल से ताल्लुकात को बढ़ाया जा रहा है। ये खुद इज़राइल का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है। जो मुल्क का सबसे बड़े ओहदे के ऊपर बैठता है, उससे आप सवाल नहीं कर सकते हैं कि आपके पास ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, ये आपकी मनी ट्रेल क्या है। 2-2.5 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक IMF प्रोग्राम ही नहीं मुकम्मल तौर पे उनसे हो सका समझौता। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अभी आपको घबराना नहीं है क्योंकि अब मौजूदा वज़ीर आज़म भी वही बात कर रहे हैं जो साबिक वज़ीर आज़म कहते रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी मुश्किल वक्त है 3 से 4 माह का, यानी कि तकरीबन 2.5 माह की हुकूमत गुजर जाने के बाद भी वो कह रहे हैं कि 3 से 4 माह मज़ीद मुश्किल वक्त है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुश्किल वक्त के बाद डॉलर की कीमत में कमी हो जाएगी? क्या डॉलर वापस 180 रुपए पर आ जाएगा? क्या इस 3 से 4 महीने के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? कौम मुश्किलात में आपके साथ इम्तहान से निकलकर क्या वाकई पेट्रोल वापस 151 रुपए पर आ जाएगा? क्या खाने पीने की अशिया में वापसी हो जाएगी? तमाम तर कीमतें क्या रिवर्स हो जाएंगी? क्या बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा? क्या गैस के टैरिफ नहीं बढ़ाए जाएंगे? क्या गरीब आदमी के लिए मज़ीद ज़िंदगी मुश्किल नहीं होगी? तो फिर वज़ीर आज़म कौम यकीनी तौर पर नहीं घबराएगी और आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि IMF अभी तक भी मान नहीं रहा। आज तक जब हम आप से गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक IMF ने क्लैरिटी नहीं दी है। और जिस चीज़ पर क्लैरिटी दे रहे हैं वो ये है कि अब बिजली के टैरिफ भी बढ़ेंगे, गैस की कीमतों में इजाफा भी होगा, हर महीने पेट्रोलियम लेवी लगाई जाएगी और 50 रुपए तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। आज इस तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ भी गुफ्तगू की है और अगले नए प्लान्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, आपके वक्त का। मामला ये है कि इस वक्त जो PTI है वो क्या प्लान कर रही है, क्योंकि लोगों को आपने बुलाया, लोग आ गए, एहतजाज भी कर लिया, लेकिन अब आगे क्या है? क्या कोई बड़ी कॉल का इंतज़ार है? जी, थैंक यू मुदस्सिर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जाहिर बात है कि आपके सामने इस वक्त जो मुल्क है वो तो बिल्कुल ही एक जुगाड़ के ऊपर चल रहा है। मुल्क में एक मजाक है। इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ की सिचुएशन है, आइन सस्पेंडेड है, कोई कानूनी तरीके से या इन्हीं तरीके से या फिर कोई मॉरल कोई अथॉरिटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रही। इस वक्त तो धज्जियां उड़ाई गई हैं। जो इस वक्त फेडरल के अंदर हो रहा है, जो इस वक्त कोर्ट्स के अंदर हो रहा है, या जो इस वक्त पंजाब असम्बली में स्पेशली हो रहा है, वो तो मजाक है इस मुल्क के साथ। और जो महंगाई ने इस वक्त तबाही जो है पाकिस्तान के अंदर फेरी हुई है, ये तो कहते थे कि हम महंगाई कम करने के लिए आ गए हैं, लेकिन जो इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बड़ा गर्क जो है पिछले 1 महीने में कर दिया और इनकी अपनी ऐशो-इशरत ख़त्म नहीं हो रही। और अगर आप आवाम से पूछे तो इस वक्त आवाम इनको तो गालियाँ और बद्दुआएं दे रही हैं और आवाम कह रहे हैं कि ये कब मसनद से उतारे जाएंगे। तो आवाम तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल देंगे, आपके सामने कि अभी इतवार को जब हमने महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो लाखों लोग सड़कों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खिताब सुनने के लिए और इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर, इस इम्पोर्टेड काबीना के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए आ गए। रिजीम चेंज में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की गई हैं। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। इज़राइल से ताल्लुकात को बढ़ाया जा रहा है। ये खुद इज़राइल का वज़ीर आज़म कह रहा है। इंडिया से ताल्लुकात को बढ़ाया जा रहा है, कश्मीर को बेचा जा रहा है। और अभी तो आपके सामने कि अमेरिका को अड्डे देने की भी बात हो रही है और इकोनॉमी का तो वैसे ही बड़ा गर्क हो गया है। तो इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के साथ की गई और जो इस वक्त अवाम का जीना महाल किया गया है, वहाँ पे तो जब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल देंगे, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान उनके आवाज़ पे बाहर आएगा। मैं खुद इंतज़ार कर रही हूँ
डीजे खान इस वक्त मुकम्मल तैयार है, पूरा पाकिस्तान तैयार है। अच्छा ज़रदाजुल साहब, हम बात करते हैं इस पे मजीद भी कि ये जो महंगाई है, लेकिन उससे पहले इस हुकूमत ने बकौल आपके कि सब कुछ तब्दील कर दिया है, बहुत सी डील्स कर रहे हैं, बड़े मामलात हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लिया, उन्होंने नैब के कवानीन तब्दील कर दिया। आप इस समझते कि आपको असम्बली में मौजूद होना चाहिए था? क्योंकि अब तो ये सूरत हाल है कि वो तमाम तर मुशावरत राजा रियाज साहब से हो रही है, तो जब राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बन गए तो फिर आगे क्या हो? तो मुल्क के अंदर मैंने आपको पहले कहा है कि आईन का और कानून इस वक्त सस्पेंडेड है। इस वक्त जो मुल्क के साथ मजाक हो रहा है कि खुद चोर फैसले कर रहे हैं कि काजी कौन होगा और काजी को हटाया जाएगा, ये तो इस्लामी जुरिस्प्रूडेंस की भी इस वक्त नफी हो रही है मुल्क के अंदर कि मुल्क का जो हुक्मरान है, जो मुल्क का सबसे बड़े ओहदे के ऊपर बैठता है, उससे आप सवाल नहीं कर सकते हैं कि आपके पास ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, ये आपकी मनी ट्रेल क्या है। यानी हुक्मरान से ये सवाल नहीं हो सकता कि आप अपने रिश्तेदारों के नाम पे जो आप गबन और फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और आप पैसे पाकिस्तान का लूटते हैं, या पापड़ वाले के नाम पे, या दही बल्ले वाले के नाम पे, या नौकरों के नाम पे, मुजारों के नाम पे, उससे आपका सवाल नहीं हो सकता। इससे बदतरीन सियाह दिन तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सकता कि हुक्मरान को अब जवाबदेह ही नहीं किया गया है। और जो एक ही दिन के अंदर जब इन्होंने ये कानून पास किया नैब का, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि 1600 अरब के तो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के और टीटीस के केसेस हैं, और 2500 इसके अरब के पूरी इनकी फैमिली के ऊपर है और हमजा शहबाज के ऊपर है, और वो पलक झपकते में जो है वो 1200 अरब पाकिस्तान की लुटी हुई दौलत इनको माफ हो गई। ये अजीब मजाक इस मुल्क के साथ किया जा रहा है। जहां तक आपने पार्लियामेंट की बात की है, देखिए पार्लियामेंट में तो इस वक्त कौमी चोर बिठाए गए हैं, कौमी चोर और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, चोरी करने वाले रिजीम चेंज का हिस्सा है कि किस तरह आपने मुल्क को कमजोर करना है और आपने चोरों को मसनद के ऊपर बिठाना है। उन्होंने अपने लिए फैसले करने थे, वो उन्होंने कर लिए। पार्लियामेंट को हम कैसे माने? पार्लियामेंट इलेक्टेड तो नहीं है ना। 85 सीटें वालों को साजबाज करके, जमीर फरोशी करके और पैसे लगा के, और जो अब वही पैसे पाकिस्तान से महंगाई के नाम पे लूटे भी जा रहे हैं, जिसको मुश्किल फैसले का नाम दिया जा रहा है, वसूलियां अब वापस की जा रही है, तो वो उस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को और उस काबीना को और उस पार्लियामेंट को तो हम मानते ही नहीं है। जहां तक राजा रियाज की बात है एज अपोजिशन लीडर, ये तो एक खुला मजाक और मैं समझती हूँ पार्लियामेंट का भी तौहीन है कि जिसको न बजट के मानी पढ़ने आते, न बजट पढ़ना आता है, न उसको ये पता है कि इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है। और वो तो डमी है, वो खुद कह रहा है कि मैंने नून लीग के उसके ऊपर जो है अब इलेक्शन लड़ना है। तो ये तो हमारा तो फैसला ये है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला तो ये कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे। अवाम की अदालत इस रजीम चेंज का जवाब दे सकती है। ये पाकिस्तान के वोट की इज्जत का मामला है, पाकिस्तान की खुददारी का मामला है, फॉरेन पॉलिसी का मामला है, और पाकिस्तानी अवाम ही फैसला कर लेंगे कि रजीम चेंज के जो नताइज है उसके मुकाबले में हमने किसको अवाम का फैसला भी हम बात करते हैं। अवाम का फैसला ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में भी आने जा रहा है आगे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में बड़ा जोर है इस पर। मैं फैसल अजीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल हैं, सीनियर एंकर पर्सन, तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। अभी वज़ीर आज़म की तकरीर भी आपने समाअत की होगी, वो कह रहे हैं कि मज़ीद कुछ 2 से 3 माह होंगे, हम उससे निकल आएंगे। लेकिन मेरा सवाल सादा है, वज़ीर आज़म साहब से तो है वो जवाब दें या दें, लेकिन आपका तज्ज़िया क्या कहता है कि ये 3 माह के बाद क्या डॉलर वापस से 180 पर आ जाएगा? क्या 3 माह के बाद पेट्रोल की कीमतें 150 पर आ जाएंगी? जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था, क्या तमाम तर मामलात वहाँ वापस आ सकते हैं? चले दो मुस्लिम नून की 2018 की गवर्नमेंट तक ना आए, खान साहब के जहाँ गए थे वहाँ तक आ सकते हैं सर ये मुश्किल फैसलों के बाद? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की इन बातों पे कौन यकीन करे? कैसे लोग यकीन कर लें? जो लूट मार है, जो इन पे मुकदमात थे, जिस तरह उन्होंने मुकदमात खत्म किए, जिस तरह से लोगों के ऊपर आग बरसाई है पिछले इन 2 महीनों में, जिस महंगाई से, जो बार बार ये कहते हैं कि दिल पे पत्थर रखकर हम महंगाई कर रहे हैं, और वो लोग हैं जो महंगाई के लिए कैंपेन चलाते रहे, जिन्होंने हुकूमत गिराई, जिन्होंने साजिश मुदाखलत की, जिन्होंने करवाई, वो लारा लप्पा दे रहे हैं कि मजीद 2.5-3 महीने। ओ भाई, मजीद 2.5-3 महीने का मेरे ख्याल में कोई इंतजार नहीं करेगा। आप रिजाइन करें, असम्बलियां तहलील हो, आप इंतखाबात में जाएं, फ्रेश इलेक्शन करें, कौम को इतना मुश्किल में न डालें कि 3 महीने पता नहीं कौन कौन सी खबरें आएंगी। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों की रोजगार के मामला, लोगों के कारोबार के मामला, इन्वेस्टर परेशान है,
सनतकार परेशान है, आम आदमी परेशान है। कोई भी आदमी जिसकी 50,000 तक सैलरी हो मुदस्सिर, वो जिंदगी नहीं गुजार सकता। यहाँ तो पाकिस्तान में 60% लोगों की सैलरी 30,000 रुपए से कम है, वो खुदकशियों तक आ रहे हैं। लेकिन फैसल साहब ये जिम्मेदारी वो साबिका हुकूमत पर डाल रहे हैं कि उनकी वजह से इस नहज तक ये मामला आया है। शहबाज शरीफ साहब की बात को कैसे मान लें? अब जो बात हम इमरान खान के सुनते रहे, जिस वक्त हम रिफॉर्म्स की बात करते रहे, मैं आपको इंडस्ट्रीज बताता हूं पाकिस्तान के अंदर जिस स्मूथनेस के साथ काम हो रहा था, वो वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ जो भी डील करते हो, शौकत तरीन साहब ने लोगों के ऊपर दबाव नहीं आने दिया। एहसास प्रोग्राम के तहत चीजें बहुत बेहतर चलती रही। इमरान खान ने IT इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, इमरान खान ने गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया, इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट वाले मामले को बढ़ाया, ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान से कनेक्ट किया। इतने सारे उन्होंने काम किए और जो भी हालात थे कोविड के अंदर पाकिस्तान को आगे ले गए। इन्होंने आके जो स्टेप्स लेने थे वो नहीं लिए, जिस अंदाज के अंदर उन्होंने डील किया वो शर्मिंदा करवाया, अब दोबारा शर्मिंदा कराने वाले गेम के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए। इस हुकूमत के पास बेहतरीन रास्ता यह है कि ये असम्बलियां तहलील करने का सदर मुमलिकत को हुक्म दे। लेकिन उस जाने पे वो जा ही नहीं रहे, वो तो नहीं जा रहे। अच्छा, एक चीज आप कह रहे हैं कि ये इकदाम साबिका हुकूमत ने किए, लेकिन जरताज गुल साहिबा करप्शन के मामलात की इल्ज़ाम वो आप पर लगाते हैं, आप लोगों ने की। अभी बिलावल साहब ने कहा कि वो तोशा खाना को शायद वो गलती से टोचा खाना बोल रहे थे, वो तोशा खाना में वो इल्ज़ाम आप पर लगा रहे हैं, चीज़ों पर इल्ज़ाम तो आप पर लगा रहे हैं। तो टोचा खाना या तोशा खाना जो भी चीज़ है वहाँ से तो चीज़ें आप ले गए। देखिए, करप्शन में डूबे हुए इनकी जो नालायक निकटो औलादे हैं, जिन्होंने पूरी उम्र हराम की कमाई पे जो लोग पले हैं, उनके मुँह से करप्शन के नाम पे बातें अच्छी नहीं लगती है। जहाँ तक इसकी बात है, वो बेहतर होता कि जब वो 25 दिन जो है वो स्टेट मिनिस्टर के साथ स्विट्जरलैंड में छुट्टियां गुजार के आए हैं फॉरेन पॉलिसी के नाम के ऊपर, और आते ही फिर किसी और मुल्क चले गए। जब वो ख्वाब से जागे, जब उनकी वालदा की शायद बरसी थी, जब वो ख्वाब से जागे तो उनको याद आया कि मैं कोई मुद्दा और कोई महंगाई का तूफान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर डाल दूं, लेकिन वो बयानिया पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। और उसकी वजह यह है कि मिफ्ता इस्माइल ने खुद कह दिया है, शहबाज शरीफ ने खुद कह दिया है कि IMF से के मायदों से पाकिस्तान में पेट्रोल का या महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनको तो सुबह उठ के पता ही नहीं होता कि इनकी काबीना ने कौन से फैसले कर लिए। ये मुंह उठा के वहां चले गए और अपना मजाक ही उड़वाया है कि टांगने के बाद जरताज गुल साहिबा, एक चीज है, इस महंगाई की जिम्मेदारी आप पर, पेट्रोल बढ़ने की जिम्मेदारी, IMF के साथ मुआहदों की जिम्मेदारी तमाम की तमाम आप पर है। वरना तो शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं शहबाज स्पीड तो जिस स्पीड के साथ निकले वो तो मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो चलो अच्छा है कि इस इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर के बनने से दुनिया की और मीडिया की आंखों से ये पट्टी उतर गई है कि जिस शहबाज स्पीड है बड़ा काम करने वाला खादिम आला है। शहबाज स्पीड साहब ने जिस तरह इस मुल्क का 45 दिन के अंदर बेड़ा गर्क किया है, और पता चला कि शहबाज स्पीड एक ही चीज़ का नाम है कि वो किस तरह करप्शन करते हैं, किस तरह अपने नैब के केसेस करते हैं, ख़त्म करते हैं, किस तरह वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक को मारते हैं। इसी चीज़ में उनकी स्पीड थी, करप्शन में उनकी स्पीड थी, परफॉर्मेंस में तो उनकी स्पीड जो है वो निल है, वो तो ज़ीरो है। जहाँ तक हमारे ऊपर मुर्द इल्ज़ाम लगाने की बात है, देखिए सारी दुनिया इसको अब ये जानती है, खुद मुफ्ता इस्माइल ने कहा है इनकी जो अपनी पूरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो क्या है। इकोनॉमिक पॉलिसी अगर इनके अल्फाज सुने, माशाल्लाह, एक कहता है कि मैं अपने बदबूदार कपड़े बेच के पाकिस्तान की महंगाई का मुकाबला करूंगा। दूसरा कहता है, जो रस्तू है, वो कहता है कि अगर आप एक चाय की प्याली ना पिए तो पाकिस्तान का कौमी खजाना जो है वो शायद बढ़ जाएगा। तीसरी कहती है कि AC में बैठ के जब बाहर 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। अगला कहता है एक स्टेट मिनिस्टर के, जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, हालांकि इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो इन्होंने पाकिस्तान के इस वक्त मुस्तकबिल को दाव पे लगाया हुआ है। इनकी अपनी पॉलिसी देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अगर कोई IMF से मुआहिदा किया तो इनको तो चाहिए कि उस मुआहिदे को उठा के बाहर फेंके, उससे निकलें और हमारे मुखालिफ बन के अपने बयानियों को दुरुस्त करें। ये उल्टा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुआहिदों की तकमील के लिए यहाँ पे तशरीफ लाई हूं मैं। चाइना ने इस क्राइम मिनिस्टर को मुल्क आने नहीं दिया,
सऊदी अरब ने इसको दुआएं देकर रुखसत कर दिया, टर्की के अंदर इसका रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं हुआ, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को क्या चलाना है। नहीं चलती, जबरदस्ती मसनद पे बिठा दिए गए हैं, तो अब अपने साथ वज़ीर आज़म का नाम लिखवा दिया, शर्मिंदा तो अब हो ही गए। बेहतर है कि अपनी पार्टी के वोट को मजीद खत्म करने के बजाय मैदान में इलेक्शन का मुकाबला करें, हमारे मुआहदों को तकमील ना दें। हम तो इसी इकोनॉमी के जरिए, जब बदतरीन महंगाई थी दुनिया के अंदर, तो हम 10 डैम भी बनवा रहे, 10 डैम भी बनवा रहे थे, 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे थे। एहसास कार्ड जो 14,000 का था, इन्होंने 2,000 कर दिया, हम वो भी 14,000 भी अपने लोगों को दे रहे थे। हम लोगों ने 10 बिलियन लेकिन अब चीजें शायद वो ज्यादा थोड़ा आगे हो गई, इसका असरात क्या होंगे? फैसल साहब, अब ज़िमनी इलेक्शन है, 20 से 22 हलकों में होने जा रहे हैं पंजाब में। आप समझते हैं ये जो महंगाई, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, उसका रद्द-ए-अमल आएगा, या फिर वो तमाम सियासी जमातें मुश्तरका उम्मीदवार ला रही हैं? वैसे तो पंजाब के हलकों में 400, 600, 650 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला, लेकिन उनके इत्तेहाद से वो अब इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन फिर किस जानिब होगा? देखिए मुदस्सिर, सियासी जमातों का होता है बयानिया और लीडरशिप, ये दो चीजें होती हैं जिसके ऊपर सियासी जमातें चलती हैं। लीडरशिप शफाफ है, ईमानदार है, खुददार है और वो करप्ट नहीं है, और उसका बयानिया क्या है। इस वक्त आप जो लोग हैं, उन लोगों में इतना शऊर आ गया है, ये वो इत्तेहाद है हुकूमत में जो मुसलसल 3 साल से एहतजाज कर रहा था, जो कह रहा था कि महंगाई है, जो कह रहा था कि बेरोजगारी है, जो कह रहा था पाकिस्तान का बयानिया खराब कर दिया इमरान खान ने, जो कह रहा था, ये सारी इनका बयानिया था कि हम महंगाई के खिलाफ हुकूमत को गिरा देंगे, और उन्होंने गिरा दिया। जो भी किया, साजिश की, मुदाखलत की, जो कुछ किया, गिरा दिया। अब वो खुद आकर इतनी इबरतनाक किस्म की महंगाई कर रहे हैं, ये आम आदमी के पास इस चेहरे से जाएंगे कैसे वोट मांगने के लिए? ये क्या कहेंगे कि इन्होंने इतना 50-50, 60-60 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया, मट्टी का तेल बढ़ा दिया, खाने पीने की अशिया बढ़ा दी, तेल घर के इस्तेमाल का तेल बढ़ा दिया और आटा बढ़ा दिया। ये सारी महंगाई की चीजों को जो उन्होंने इजाफा कर दिया, और लोगों की जो कुव्वत खरीद है उसके साथ ये किया, और अपने जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है उसकी तनख्वाहें बढ़ा दी। आम आदमी को पता नहीं चल रहा कि अपने लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने केस खत्म कर दिए, किस तरह उन्होंने नैब खत्म कर दी। बड़ा मुश्किल है इनका जीतना, बड़ा मुश्किल है। और दूसरा ये कि लोगों में बर्दाश्त नहीं रहा। मैं तो अब ये देख रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अब इंतखाबात आसान नहीं होंगे। लोग तशद्दुद, लोग सब बर्दाश्त खत्म कर चुके हैं। ये झूठ बोलकर, थ्रेट देकर, और हमने ये देखा भी कि एक हल्का जो कराची में वो बड़े पुरतशद्दुद किस्म के इंतखाबात की सूरत हाल रही है। चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़रताज गुल वज़ीर साहब आपका भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद मामलात के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ भी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो मुआशी सिचुएशन है, हर एक का सवाल ये है कि इससे निकलेंगे कैसे। क्या सिर्फ और सिर्फ IMF का प्रोग्राम जब आए तो मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? क्या मामलात क्लियर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे? यही मामला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फैसल अजीज़ साहब मौजूद हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल, और हमें ज्वाइन किया है सलमान शाह साहब ने, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं और माहिर मुआशियात हैं। उनसे सिचुएशन पर जानते हैं कि आज जो वज़ीर आज़म भी अभी कुछ ही पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद की सिचुएशन वो क्या हो सकती है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शाह साहब इसमें, अच्छा सलमान शाह साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं। फैसल अजीज़ साहब, अब एक मामला ये है कि इस वक्त आज डॉलर की कीमत जो है वो कदरे कम हुई। जब ये मार्केट में बात हो रही है तो ये कि जैसे IMF के मामलात ठीक हो रहे हैं या चीन से पैसा आने की उम्मीद की जा रही कि 2 दिन के बाद, तो फिर ये अगर डॉलर की कीमत आज 4 रुपए कम हो रही है तो फिर सर रिवर्स तो हो सकता है, मामलात कुछ बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। देखिए मुदस्सिर, पहले तो ये कि कोताहियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, सुस्ती की वजह से, नाअहली की वजह से डॉलर को यहाँ तक पहुंचाया गया। पहले तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी कि ये 23 करोड़ लोग जो है पाकिस्तान में इस अजियत से गुजरे हैं, जो सनतकार अजियत से गुजरे हैं, जो पाकिस्तान में इंपोर्टर एक्सपोर्टर अजियत से गुजर रहा है, जो आम शहरी अजियत से गुजर रहा है, जो हज करने के लिए जा रहा है, जिसे थोड़े से डॉलर चाहिए, रियाल चाहिए, वो जिस
अजियत से गुजर रहे हैं, जो तरीकेकार है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यही हुकूमत है जिसने फैसले नहीं किए, जो IMF से डील करने की काबिल नहीं थे। मिफ्ता इस्माइल साहब को चीजें समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, इनसे पूछे, गवर्नर स्टेट बैंक की टीम है, ये बताएगी, जवाब देगी। तो इतनी कम अकल, अनप्रोफेशनल टीम के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे। मामला सिंपल था, आप IMF की जाके साइन करते, डॉलर ने रुक जाना था। डॉलर की रियल वैल्यू 178 से 180 रुपीज है। बाकी जो पैसे पड़े हैं, जो रुपए की कदर गिरी है, वो इनकी नाअहली की वजह से गिरी है। तो जैसे ही वो खबर आई है, मार्केट के अंदर सिनेरियो चेंज हुआ और डॉलर नीचे आ गया। अब आप चाइना के पास जा रहे हैं 2.3 बिलियन डॉलर वाले मामले के ऊपर, वो पैसा आएंगे, 2-3 रुपए और गिरेगा। यूएई अभी डील करेगा, 1-2 रुपए और गिरेंगे। उसके बाद सऊदी अरब के साथ मामला गिरेंगे और ये जाके आके रुकेगा 180 के करीब, 185 के करीब। तो इसकी रियल वैल्यू यही है 178, 180। इसको तो इस हुकूमत ने इसका फायदा, फैसल अजीज साहब, इसका फायदा एक आम आदमी के लिए होगा कि डॉलर की कीमत कम हो रही है। वैसे तो पेट्रोल की कीमत भी कल तक हमने देखा था कि $9 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो कल ही बता दिया गया था कि 5 रुपए एक महीने के हिसाब से सिर्फ पेट्रोलियम लेवी लगाई जाएगी, GST 11% वो अलग से चार्ज किया जाएगा। तो फिर उसके असरात को पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बेहतरी की सूरत में और आम आदमी के लिए कुछ रिलीफ की सूरत में होंगे। सिर्फ दो चीजें हैं इसकी। पहली चीज ये है कि पाकिस्तान में जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है, जो जहनी अजियत का शिकार है, जिसने ऑर्डर लिए हुए हैं और जो फंसा हुआ है, जिसने 170, 175, 180 के हिसाब से ऑर्डर बुक किए हुए थे और आपने डॉलर पहुंचा 212 रुपए के ऊपर, तो वो काम कैसे करेगा? उसकी तो एलसी नहीं खुल रही थी। वो तो डॉलर, स्टेट बैंक तो आज अगर $1 लाख की आप एलसी की बात करें तो 2 दिन 3 दिन के बाद तो जवाब दे रहा था। तो जो उसकी रेपुटेशन थी वो दाव पे लगी हुई थी, तो वो उसकी इज्जत बहाल होना शुरू होगी। वो छोटा मोटा बिजनेस करेगा, वो पाकिस्तान से फौरन भागने का नहीं सोचेगा। वैसे मैं आपको बताऊं, सनतकार पाकिस्तान से भागने का सोच रहे हैं। तो एक तो ये कि आपकी एक्सपोर्ट जिस अंदाज से ऊपर गई थी और नीचे आ रही थी, वो रुकेगी, और सनतों के अंदर जो मजदूरों को निकाला जा रहा था वो रोजगार पे वापस आएंगे, काम मशीन चलना शुरू होगी, अल्लाह के शुक्र इस साइड पर जाएंगे। दूसरा, आम आदमी को फर्क ये पड़ेगा, जो चीजें हम महंगी खरीद रहे थे उसके ऊपर मामला आएगा। लेकिन जो आपने बात अभी की है वो बड़ी वजनी है कि दुनिया में बेशक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो रहे हो, हुकूमत ने IMF को दस्तखत करके दिया हुआ है कि 5 रुपए पर लीटर हम लेवी लेंगे, हम इसके अलावा ये करेंगे, हम इसके अलावा ये करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले शौकत तरीन बोल से ही बात करते हुए कह रहे थे कि 50 रुपए पर लीटर डीजल और पेट्रोल फिर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जहां ये हुकूमत की तो फैसल साहब, ये तो सिचुएशन खासी फिर खराब होगी। फिर वो जो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसलों के बाद हालात अच्छे होंगे, सलमान शाह साहब, वो हालात सर क्या अच्छे हैं? मुश्किल फैसले हो गए, वो कौन से हालात हैं जो अच्छे हो सकते हैं, जो कहा जा रहा है? सलमान शाह साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं कि ये इस वक्त जो है सिचुएशन, जो हालात अच्छे की बात की जा रही है वो होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ जो है फैसल साहब, वो तो बड़ा आम मामला है, वो ये है कि इस वक्त उन्होंने नए 3 मुशीर लगा दिए हैं। कल ही आपने देखा होगा, जिनका स्टेटस जो है वो वज़ीर ममलिकत के बराबर है। तो हुकूमत में उन्होंने 3 मज़ीद, जिसमें अवैस नूरानी साहब भी हैं, मज़ीद लोग भी हैं। सर कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो मज़ीद मुशीरों के एक फ़ौज इकट्ठी कर रहे हैं जो मुख्तलिफ जो मामलात है मुल्क के ठीक करेगी। इस कोशिश को तो सराहा जाना चाहिए। फिर शहबाज शरीफ साहब को चाहिए वो ऐलान करें कि वो कोई मराद नहीं लेंगे, उनका कोई वजीर, वफाकी वजीर, उनका वजीर मुमलिकत, उनका मावन खुसूसी, कोई बंदा कोई भी मराद नहीं लेगा, कोई पक्ष नहीं लेगा, कोई मेडिकल नहीं लेगा, कोई पेट्रोल नहीं लेगा, कोई डीजल के प्राइसेस बढ़ने और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने पे जो आवाम को बार बार कह रहे हैं, हम दिल पर बड़ा भारी पत्थर रख के आगे जा रहे हैं, ये बोले कि हम कोई मराद नहीं लेंगे, हम आवाम के साथ खड़े। आप उसके बाद 4 रखें या 40 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर ये वजीर रख रहे हैं, उनको गाड़ियां दे रहे हैं, उनको मराद दे रहे हैं, उनको 200, 500, 800 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं, उनको आप और एयर टिकट दे रहे हैं, उनकी अयाशी करवा रहे हैं, तो ये फैसल साहब, बगैर गाड़ियों के, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर पेट्रोल के, बगैर हवाई टिकट के अवाम की खिदमत तो नहीं हो सकती। आप पता नहीं शायद कौन सी बात कर रहे हैं, इसके बगैर तो अवामी खिदमत मुमकिन ही नहीं है ना सर। ये मराद मिलेंगी तो अवाम की खिदमत हो पाएगी। डॉक्टर सलमान शाह साहब से रब्ता हुआ है, मैं शाह साहब से बात करेंगे। शाह साहब, ये रिलीफ की जो बात हो रही है कि 2-2.5 माह मजीद जो है वो मुश्किलात हैं, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, वज़ीर आज़म कह रहे हैं,
सर वो कौन सा तरीकाकार लग रहा है हुकूमत का कि जिससे वो कह रहे हैं कि बेहतरी हो जाएगी? देखिए, इसमें आपने देखा है मसला ये है कि हमारी एक तो मुल्क के कर्जों का पहाड़ है, बैरून मुल्क कर्जों का, और वो इतनी आसानी से तो वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा। कम से कम उसके लिए आपको 15 अरब डॉलर रीपे करने हैं हर साल, और फिर उसकी रीफाइनेंसिंग करनी है। ऊपर से 4-5 अरब डॉलर उसके आपने इंटरेस्ट भी देना है। दूसरा जो आपके साथ बहुत बड़ा हाथ किया गया है हमारी डेवलपमेंट के पिछले कम से कम 10-12 साल से, वो हमारा बिजली का निज़ाम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसमें भी 30-30 साल के मायदे हैं, बड़े महंगे मायदे हैं, और जो टैरिफ्स हैं वो इतने महंगे हैं कि वो अगर हम पूरी तरह से अवाम से लें तो अवाम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। सो वो भी इतनी आसानी आएगा। तीसरा फिर बात आ जाती है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, और उसमें आपने पूरा अपना माइंडसेट चेंज करना है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना है। तो ये बड़े लंबे मसले हैं, ये कोई ओवरनाइट नहीं जाएंगे। ओवरनाइट तो बस तकलीफ ही तकलीफ है, क्योंकि आपने जो पुरानी अयाशी की हुई है उसका खमियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। तो हुकूमत की जो डायरेक्शन है शाह साहब, हुकूमत की जो डायरेक्शन है और हुकूमत का जो बयानिया है कि पिछली हुकूमत की वजह से यहाँ आए हैं और हम जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं उसके बाद चीज़ें आगे बेहतर होंगी, तो ये जो डायरेक्शन है वो ठीक चल रही है, और जो बयान है वो पिछली हुकूमत पर डाल रहे हैं मुद्दा, वो क्या बेहतर है, वो ठीक है, वो सच है? नहीं, आई थिंक पिछली हुकूमत पे जो डाल रहे हैं वो तो झूठ है, और उसकी बड़ी सादा है एक्सप्लेनेशन कि ये जो इस वक्त हुकूमत है इसकी मजमूई तौर पे ये 30 साल इन्होंने मिल के हुकूमत की है पाकिस्तान में, 30 साल, और उस 30 साल में बिजली का निज़ाम भी इन्होंने ही बनाया है, और इस 30 साल में कर्जों का पहाड़ भी इन्होंने ही बनाया है। सो अगर तो ये मलबा इन्होंने साफ करना है तो ये अपना मलबा साफ कर रहे हैं, और यही तो मसला है, क्योंकि इन्हें यही क्रिएटर्स हैं इन प्रॉब्लम के, बट इनके पास सॉल्यूशंस नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि 8 हफ्ते 2-2.5 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक IMF प्रोग्राम ही नहीं मुकम्मल तौर पे उनसे हो सका समझौता, और ये कहते रहते हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर पता लगता है नहीं, अभी तो और बहुत काम करने वाला है। सो आई थिंक इनकी तैयारी भी नहीं है, इनकी नो हाउ भी नहीं है, और मसले जो हैं वो यूं के त्यों खड़े हैं। और इसका एक ही हल है कि जो भी आपने करना है बात वो है कि आपको एक नई गवर्नमेंट चाहिए जो अपना मैंडेट लेके आए अवाम से, और अवाम को सच सच बताए कि क्या क्या मुश्किलात होनी है, क्योंकि किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि इमीडिएटली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक हुकूमत अपने स्ट्रेटजी बना के आए, प्लानिंग करके आए, तो जाहिर है पाकिस्तान साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, हुकूमत ये कह रही है कि जो नेट है वो मामला ये है कि नेट इनकम पर पहली बार वो लगाया जा रहा है इस वक्त टैक्स अमीर आदमी के लिए, गरीबों पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, गरीब के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। तो क्या बाकी गरीब जो है वो टैक्स से मुबर्रा है? नहीं, देखें, बात यह है कि इस तरह की गिमिक्स करने से आप मुल्क में और करप्शन फैलाएंगे। आपका टैक्स निज़ाम पहले ही बहुत ख़राब है, अब और ख़राब हो जाएगा, मिस स्टेटिंग होगी। देखें, ये तो आपको डेटा की बेसिस पे जाना चाहिए। जो चीज़ आपके पास हाथ में है, जैसे शौकत तरीन ने कहा कि उनके पास डेटा है बहुत से लोगों का जो टैक्स नहीं देते लेकिन उनको देना चाहिए। उन पहले स्टेप में तो उनसे आप लें ना टैक्स, और जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उस ऊपर टैक्स लगाना तो फिर नेक्स्ट फेज होना चाहिए ना। पहली फेज में तो उन पे लगाना चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं कुछ देते, और वो आपको पूरा डेटा भी मौजूद है और उनको सारा कुछ पता है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये पुरानी जो तरीक़ेकार हैं उन्हीं पे जा रहे हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अब ये देखें कि 2-3 बजट जो बने हैं, पंजाब का हो या फेडरल गवर्नमेंट का हो, तो ये तो ब्यूरोक्रेट्स ने बनाए हैं ना।
क्योंकि सारे का सारा तो ब्यूरोक्रेसी करना है वो उन्होंने डाल दी है, ये ऊपर से आके स्टैंप कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो तैयारी थी ना टाइम था बजट बनाने का। इसलिए ये देख लें कि अब IMF के साथ बजट के ऊपर ही इतनी लंबी डिस्कशंस चलती चली जा रही हैं। सो आई थिंक कि इसमें बहुत से काम करने वाले हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा बजट, तकरीबन 10,000 अरब का बजट फेडरल गवर्नमेंट का है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी कोई 7-8 हज़ार अरब के बजट्स हैं, तो ये कोई दिवालिया वाले मुल्क के बजट्स नहीं है। ये इसका पैसा कहाँ से आएगा? उसको पैसा लेने के लिए ये हर किस्म का टैक्स लगा रहे हैं, हर किस्म की महंगाई कर रहे हैं, हर किस्म की बिजली की कीमतें बढ़ा रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं। तो इतना बड़ा बजट बनाने की क्या जरूरत है? इसको काटते और उसमें जो पैसा है बचेगा उसको फलाई कामों तो इसका मतलब है मफरूजों की बुनियाद पर ये बजट ज्यादा फिर रहा है कि जैसे खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हमने 176 रुपए के हिसाब से जो डॉलर था उस पर बजट को देखा था, और जो डॉलर वो 210 पर गया, अब वो वापसी की तरफ उसका सफर है, देखते कहाँ था। लेकिन फैसल अजीज साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इतना मुश्किल बजट, इतने मुश्किल फैसले करने के बाद तो ये हुकूमत कभी भी इलेक्शन की जानिब नहीं जाएगी। जो आप बात कर रहे थे, शाह साहब बात कर रहे थे, एक फ्रेश मैंडेट हो, फ्रेश मैंडेट के साथ, हैवी मैंडेट के साथ हुकूमत आए, वो आकर चलाए, तो इतने मुश्किल फैसले करने के बाद ये इत्तेहादी हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो एक साल पहले इलेक्शन करवा दे। मुदस्सिर, हुकूमत का इस वक्त परसेप्शन क्या है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, और वो बिहेव किस तरह कर रही है? अब से 1 घंटा पहले जो सेनेटर्स के साथ वज़ीर आज़म ने खिताब फरमाया, उसमें उनका कॉन्फ्रेंस लेवल क्या था? कल मिफ्ता इस्माइल साहब का कॉन्फ्रेंस लेवल क्या था? उनके किसी भी एक वजीर का कॉन्फ्रेंस लेवल मुझे बताइए क्या है? खुर्रम दस्तगीर साहब का क्या है? प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का क्या है? कोई एक बंदा बताएं जो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा हो। हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी अपनी चीजों को छुपा रहा है। उनका फोकस ये है कि अपने केसेस को धो लें, उनका फोकस ये है FIA को निपटा दें, उनका फोकस ये है कि जो लोग अवेलेबल थे जो उनके खिलाफ थे वो अल्लाह को प्यारे हो जाएं, 6-7 प्यारे हो गए। उनका फोकस ये है ही नहीं मुल्क को आगे लेके चलें। आप पिछले 3 महीनों के अंदर फैसले देखें क्या है, गवर्नमेंट का परसेप्शन क्या है, दुनिया भर में परसेप्शन क्या है, दुनिया भर की लीडरशिप क्या कह रही है, पाकिस्तान में लीडरशिप क्या कह रही है। इस लीडरशिप के साथ आप 3 महीने गुजारेंगे कैसे? ये खुद कैसे गुजारेंगे? ये खुद जान छुड़ाना चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, हम पर बली ना आए, कुछ हो जाए। हमने जो काम करना था वो कर लिया, हमने FIA को निपटा दिया, हमने NAB को निपटा दिया, हमने केस निपटा दिए, हमने जो आड़े तिरछे फैसले करने थे कर लिए, बजट अप्रूव हो गया। अब इनके पास काम है क्या? तो मेरे ख्याल में वो 1.5 साल वाला तो ये खुद भी नहीं चाहते, ये चाहते कोई हादसा हो जाए, हम पर बली ना आए, हमें ना कुछ कहा जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। तो ये 1 साल चलने वाली हुकूमत नहीं है, इसके पास परसेप्शन अच्छा है। वेटिंग फॉर गॉड की पोजीशन में नजर आ रही है। वैसे कुछ मामला लग रहा है कि इस हुकूमत के पास है कुछ नहीं कि कैसे चलाया जाए। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल, और सलमान शाह साबिक वज़ीर ख़जाना। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। आप देख रहे हैं कि हुकूमत वाकई जो दावे और जो मीडिया पर आकर गुफ्तगू कर रही है उसकी कोई अमली शक्ल नज़र भी आती है नहीं। बज़ाहिर ऐसा मालूम नहीं होता कि 1 जुलाई आपके लिए खासा मुश्किल दिन पाकिस्तानियों के लिए हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक और मुश्किल मामला भी दरपेश है और वो कराची के लोगों के लिए है। कल थोड़ी देर के लिए बारिश थी जिसमें कहा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट की तेज़ बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी खड़ा हो गया। लेकिन जो पानी जहाँ खड़ा नहीं हुआ वहाँ पर भी सूरत हाल खासी मुख्तलिफ नज़र आई कि वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सड़कों पर फिर रही थी जो नालों के अंदर बह जानी चाहिए थी। सूरत हाल जान लेते हैं कि तैयारी क्या है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, यहाँ के वाटर बोर्ड की। इस वक्त राव अफनान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव, आगाह कीजिएगा क्या तैयारी, मॉनसून तो आने वाला है और जो कल था वो तो बड़ा भयानक सूरत हाल नजर आई है कराची में। तो उसकी 1 घंटे की बारिश ने सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। कल शहर कराची की अहम शाहराएं, सड़कें जो हैं वो दरिया और नाले का मंजर पेश करती रही। कैमरामैन रेहान मेरे अकब में आपको दिखा सकते हैं
कि उर्दू बाज़ार की भी ये सूरत हाल है कि ये शाहरा जो है वो कल दरिया का मंजर पेश कर रही थी और इस वक्त भी जो है वो इस सड़क पर पानी मौजूद है जहाँ पर किताबों की दुकानें हैं। अगर मुतासिर अज़ला की बात की जाए तो ज़िला वस्ती, ज़िला गरबी जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, जबकि ज़िला मलीर के अंदर भी जो है वो शहरियों को दुश्वारी का सामना रहा। गुज़श्ता रोज़ की 1 घंटे की बारिश के अंदर 5 अफराद जो है मुख्तलिफ़ वाक़यात में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि इस बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशन गोई कर दी गई थी और प्री मानसून बारिशों के अंदर ये सूरत हाल रही शहरी हुकूमत की भी और सूबाई हुकूमत की भी। जो बरसात पहले ढके होते थे, कवर होते थे, उन्हें भी खोलकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। गुज़श्ता रोज़ अब्दुल्ला हारून रोड पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से साफ़ सफाई की गई और उसका जो मलबा था वो बीच सड़क पर छोड़ दिया गया। तो ये सूबाई हुकूमत और शहरी इदारों की जो है ये कारकर्दगी है जिसका खमियाजा आवाम भुगत रही है। तो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों, शाहराओं, सड़कों पर इस वक्त तक पानी जमा है। ताहाल जो है उनकी नकासी का इंतज़ाम नहीं किया। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची की सूरत हाल है, ये प्री मानसून की बारिश है जहां मैक्सिमम किसी इलाके में 1 घंटा बारिश हुई है और सबसे बड़े शहर की हालत आपने देख ली है। अब 1 जुलाई से मानसून का आगाज होने जा रहा है तो उस वक्त क्या होगा उसका एक ट्रेलर कल आपने देख लिया। आगे बढ़ेंगे, एक और मामला है जहां पर बारिश ने तबाही मचाई है और वो है बलूचिस्तान का इलाका। बलूचिस्तान में सूरत हाल अब तक जो है वो मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने की है और ये एक कुदरती मामला जहां वहां पर हुआ है और उसके बाद सूरत सिचुएशन अब क्या है। नसीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी हैं पीडीएम में। बहुत शुक्रिया नसीर साहब आपके वक्त का। अब तक जो जानी नुकसान हुआ है, जो माली नुकसान हुआ है वो क्या रहा है सर? अच्छा, इस तरह है कि जैसा कि आप सबको इल्म होगा कि ये जो बारिशें ये प्री मानसून की बारिशें हैं तो यकीनन हमारी जो प्रिपेयरनेस है पूरे प्रोविंस की तो वो तो ऑलरेडी हम उस पे काम कर चुके हैं और हमारे जितने भी डिप्टी कमिश्नर है जो कि हमारे डीडीएमए के चेयरमैन है उनको ऑलरेडी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन जारी हो चुके हैं और वो इस कंडीशन में है कि अगर प्री मानसून बारिशें या मानसून की बारिशें जब स्टार्ट होगी तो उसको कवर या कंट्रोल कर जहाँ तक आपने ये स्पेशली जो 28 जुलाई और 21 जुलाई जून की जो बारिशें थी जो अभी 2 दिन की हुई है 20 और 21 जून की, तो उसमें यकीनन उन एरियाज में जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं बलूचिस्तान के जो हर डिस्ट्रिक्ट जो डायनेमिक्स है वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। तो वो इलाके जहाँ पे पहाड़ी इलाके थे वहाँ पे जो फ्लैश फ्लड आया वहाँ से बारिशें हुई है तो बरसाती नाले या जो नदी आप उसको कह सकते हो उसमें पानी ज्यादा मिकदार में आया। तो ये जो पहली बारिशें हैं वो नदी नालों की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। आप देख रहे हैं कि अगर जब मानसून का आगाज होगा क्या होगी, आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मामला ये है कि अब देखना है कि अगले आने वाले दिनों में हुकूमतों की मानसून के हवाले से तैयारी की है। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।